तो बच्चों अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। अपन ने देखा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण। किसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण? स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोगों को। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में, यानी पदार्थों को अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे आपने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये बन गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। इस रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे? इसको अणुसूत्र के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसको किस प्रकार से लिखेंगे अपन देखते हैं। देखिए इसको इस प्रकार से ना लिखे, ऐसे लिखेंगे C+O2, और ये चेंज हो गया किसमें? CO2। तो ये जो लिखने की विधि है ये क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाती है? आपकी रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब देखिए अपन चर्चा करते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखें। अनेक स्टेप होते हैं, अनेक चरण होते हैं। तो अपन जब स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, तो किस प्रकार से किन किन चरणों में लिखा जाता है? सबसे पहले नंबर 1 अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है? देखिए कोई भी अभिक्रिया होती है, उसमें जो अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं वो पदार्थ आपके अभिकारक कहलाते हैं, क्रियाकारक कहलाते हैं, और जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, देखिए A और B ये दो पदार्थ हैं, आपस में क्रिया करते हैं और नए पदार्थ C का निर्माण कर देते हैं। तो इन दोनों पदार्थों को क्या कर देंगे अपन? अभिकारक कर देंगे। और ये रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह आपका तेल का निशान, और ये जो पदार्थ बनता है इसको क्या कर देंगे? उत्पाद या प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो आप आराम से पहली स्टेप तो होगी, अभिकारकों को बाईं ओर लिखते हैं आपकी सामान्यता, और दाईं ओर लिखते हैं आपके उत्पाद को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरी स्टेप है उसमें क्या है? एक विशेष नियम लागू होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है? देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनमें परमाणुओं की संख्या दोनों में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। रासायनिक संयोजन का ये प्राथमिक नियम है। और द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार अभिकारक आपको पता है कौन से होते हैं, और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो अभिकारक व उत्पाद में परमाणु की संख्या समान, परमाणु संख्या समान। अब देखिए इसका तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो क्या कहता है? आपका तीसरा स्टेप ये कहता है, तीसरा जो चरण है वो कहता है अभिक्रिया को संतुलित करना है। रासायनिक जो समीकरण है उसको संतुलित, रासायनिक समीकरण को क्या है? संतुलित करने हेतु एक विशेष विधि का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है अनुमान विधि। अनुमान विधि, या जिसको आप कह सकते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि, ये जो मेथड है इसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। इसके कई भाग हैं। पहला भाग अपन देखते हैं, चर्चा करते हैं
नंबर 1, सबसे पहले ये जो प्रोपेन है CH3H8, इस प्रोपेन की बात करते हैं। किसी भी पदार्थ को आप जलाते हैं तो हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब आप यहाँ इसकी क्रिया करवाते हैं तो देखिए पदार्थ कोई भी हो जलता है तो कौन सी गैस मुक्त करता है? CO2 गैस मुक्त करता है, और साथ में वाष्प के रूप में क्या निकल जाता है? जल निकल जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि परमाणुओं की संख्या समान करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो चीज क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। अन्य परमाणु संतुलित करते हैं तो किस प्रकार से संतुलित करेंगे? देखिए अपन देखते हैं कि इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को छोड़ना है, और अब करना क्या है, अपन को कार्बन को संतुलित करना है। इधर देखिए कार्बन कितने हैं? 3 हैं, इधर कार्बन कितने? 1। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि C3H8 प्लस O2, तो यहां क्या कर देंगे? 3 लगा देंगे। कितने कार्बन हो गए अपने? 3CO2H2। तो इस प्रकार से अपने कार्बन की संख्या को क्या कर दिया? संतुलित कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे और जो स्टेप है उनको फॉलो करें। कार्बन परमाणु को संतुलित करना, अपन यहां देखते हैं कि यहां पे किस प्रकार से आपने कार्बन परमाणु को संतुलित किया। अब जो स्टेप 3 है उसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है? क्या कहता है तीसरा पॉइंट? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या संतुलित करना। अपन देखते हैं कहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या संतुलित कर रहे हैं। देखिए यहां हाइड्रोजन की संख्या है 8 और यहां हाइड्रोजन की संख्या है 2। तो अब क्या करना है अपन को? दोनों पक्षों में हाइड्रोजन की संख्या समान करनी है। तो लिखते हैं अपन C3H8O2 और 3CO2, और उसके बाद में यहाँ हाइड्रोजन की संख्या संतुलित करनी है तो यहाँ लिख देते हैं 4S2। तो जल के कितने अणु हो गए? 4 अणु हो गए 8 आपके बराबर। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अगला जो वीक पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। वो तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है ऑक्सीजन की संख्या संतुलित करना। ऑक्सीजन की संख्या संतुलित करना। तो देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहां से संतुलित करेंगे, इस तरफ है अभिकारकों में 2 और इधर देखो ऑक्सीजन की संख्या 3 दूनी 6 और 4 ये 10 ऑक्सीजन है। तो अपन कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? C3H8 5O2, कितने? 5O2 यानी 10 ऑक्सीजन परमाणु हो गए, और 3CO2 प्लस 4H2। तो इस प्रकार से देखिए अभिकारक और उत्पाद, क्या? अभिकारक और उत्पाद, ये अभिकारक हो गए आपके और ये उत्पाद हो गए, उनमें परमाणुओं की संख्या समान हो गई, संतुलित हो गई। अब अपन चरण चौथा देखते हैं। चौथा जो चरण है उसमें क्या किया जाता है? जो स्टेप 4 वो क्या कहती है? स्टेप 4 ये कहती है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें पदार्थों की अवस्था को कोष्टक में लिखा जाता है, और खासतौर से जो पदार्थ हैं, पदार्थ की अवस्था जो अभिकारक और उत्पाद हैं उसको किस में लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। और कोष्टक में किस प्रकार से लिखते हैं? अगर मान लीजिए आपका पदार्थ द्रव्य है तो उसके लिए कोष्टक में L का उपयोग करते हैं, अगर पदार्थ ठोस है तो उसके लिए आप कोष्टक में S का उपयोग करेंगे, और पदार्थ अगर आपका क्या है?
गैसीय है तो आप जी का उपयोग करेंगे, और अगर कोई पदार्थ पानी में घुला हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे, जलीय स्थिति में है, जलीय विलयन में है, उसके लिए एक्वस का उपयोग करेंगे। देखते हैं उदाहरण से किस प्रकार से अपन पदार्थ को देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यह है कार्बन, सी कोयला, क्या कोयला, कोयले का जलना। प्यारे बच्चों, आपने अभी थोड़ी देर पहले रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पढ़े थे, तो यहां पर ये कोयले का जलना की रासायनिक समीकरण है। तो अब ये बताओ किस प्रकार का परिवर्तन, ये कोयला था, जलाया, कौन सी गैस बन गई, CO2 गैस। तो इससे स्पष्ट है कि मूल पदार्थ वापस नहीं प्राप्त होता। कोयला जला दिया वापस बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण भी है। तो यहाँ पर देखिए कोयला कैसा होता है, ठोस अवस्था में, तो S लगा दिया। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होती है, G लगा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसीय अवस्था में होती है, G लगा दिया। दूसरा उदाहरण और देखते हैं जल वाला। तो सामान्यतः देखिए एक कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना जिसको बोलते हैं, वो ठोस अवस्था में होता है। इसको आप चूने को किस में घोलते हैं, पानी में। चूने को किस में घोल रहे हैं, पानी में। पानी में जब घोलते हैं तो क्या होगा, चूने का देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है, बिना बुझा चूना, क्या, बिना बुझा चूना, इसको जब पानी में घोलते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है। ये कैसा जलीय विलयन बन गया, तो इसका क्या लिख देंगे कोष्टक में, एक्वस। क्या लिख देंगे, एक्वस लिख देंगे। तो इस प्रकार से पदार्थ की अवस्था है उसको कोष्टक में लिखा जाता है। आगे भी अपन और स्टेप देखेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। अपन अब देखते हैं, अगर अभिक्रिया क्या हो, उत्क्रमणीय हो। अभिक्रिया क्या हो, रिएक्शन कैसी हो आपकी, उत्क्रमणीय हो। उत्क्रमणीय रिएक्शन है तो ध्यान दीजिए ये चिन्ह उपयोग करते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो दोनों दिशाओं में जो तीर के निशान है वो प्रयुक्त करते हैं। अगला चरण देखते हैं, छठवां चरण, रिएक्शन को संपन्न होने हेतु, जो भी अभिक्रिया है उसको संपन्न होने हेतु क्या आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरक, इन सब को क्या कहां लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तीर के निशान पर देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं, अपन चर्चा करते हैं। ये नाइट्रोजन है, कौन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस। और इससे क्या हुआ, सामान्यतः ध्यान दीजिए यहां पर एक गैस का निर्माण हो गया। कौन सी गैस है आपकी, अमोनिया गैस है। अमोनिया जो गैस है सामान्यतः कितना टेम्परेचर, 773 केल्विन टेम्परेचर, और दाब कितना, 200 वायुमंडलीय दाब। इसको आप कहां लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। एक चीज और लिखी है अपन ने, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को भी इसी प्रकार से, जैसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण, जैसे अपने पास है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें जब आप हाइड्रोजन लेते हैं, जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर एक उत्प्रेरक, निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, आपका एथेन में बदल जाता है। तो आया समझ में, चाहे आपका उत्प्रेरक हो, ताप हो, दाब हो, उन सबको कहां लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। और अगला जो चरण है वो है 7वां चरण। अगर अभिक्रिया, रिएक्शन कैसी हो, ऊष्माक्षेपी। अगर अभिक्रिया कैसी हो, ऊष्माक्षेपी। सर हमें पता ही नहीं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे उत्पाद निर्माण के समय ऊष्मा बाहर निकलती है, मुक्त होती है, वो क्या, ऊष्माक्षेपी। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा देनी पड़ती है हमें, वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी। तो दूसरी कौन सी हो गई,
ऊष्मा शोषी। तो देखिए अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो धनात्मक चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। कौन सा चिन्ह? धनात्मक चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। और अभिक्रिया अगर आपकी ऊष्माशोषी है तो कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं आप लोग? ऋणात्मक चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, नेगेटिव चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक जो समीकरण है उसके लिखने की विधियां कंप्लीट होती है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं अपन रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक जो समीकरण है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताओं की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए रासायनिक समीकरण के बारे में अगर चर्चा करते हैं क्या क्या विशेषता है? अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ताप, दाब, उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। फिर इसकी कमियां क्या है? कमियां क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कमियां। इसकी कमियों की अगर चर्चा करते हैं तो देखिए अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।